हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल एंड लीज बैक। अगर ऑपरेटिंग लीज है तो उसके केसेस को कैसे बनाया जाए प्रैक्टिकली। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप सीए या फिर सीएमए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसीलिए मैं अभी आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इन सब को आसानी से करना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्स एंड back if TI putting lease। इसके ब्रॉडली 3 केसेस होते हैं, बट इससे पहले मैं आपको इसके तीन मेजर पॉइंट समझाना चाहता हूँ, जो होता है फेयर वैल्यू, WDV जिसे रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं, और सेलिंग प्राइस जिसमें हम लोग एसेट बेचते होते हैं। तो इसके 3 केसेस हैं। सबसे पहला केस, इसमें फेयर वैल्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। इसमें बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इसमें कोई ज़्यादा याद करने की नहीं है। इसमें बेसिक चीज़ करना है कि अगर WDV सेलिंग प्राइस अगर WDV से ज़्यादा है यानी कि प्रॉफिट है, और सेलिंग प्राइस अगर WDV से कम है तो यानी कि लॉस है। इसे PL में प्रॉफिट दिखाते हैं और इसे PL में लॉस दिखाते हैं। केस 2 से प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। इसमें फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होता है। इसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से एग्जांपल्स देकर समझाना चाहता हूँ। इसके फिर 3 सब कैटेगरीज होते हैं। इसका पहला कैटेगरी होता है, मैं एग्जांपल देकर भी समझाता हूँ अभी आपको, कि फेयर वैल्यू, सेलिंग प्राइस और WDV। देखिए इसमें फेयर वैल्यू सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने फेयर वैल्यू को ऊपर रखा। ठीक है, इसे 1 कहा, इसे 2 कहा, इसे 3 कहा। ओके, तो फेयर वैल्यू मान लेते हैं हम 20 लाख, सेलिंग प्राइस मान लेते हैं हम लोग 15 लाख, और WDV हमारे में रिकॉर्डेड है 10 लाख। ठीक है, इसका ये सब केस 1 हुआ। ओके, तो इसमें देखिए जैसे कि केस बता रहा है कि फेयर वैल्यू ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, इसके लिए हाँ इसमें हम लोग 20 रखा है, इसमें 15 रखा है, इसे 10 रखा है। WDV ये हमारा बुक वैल्यू है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ बता देता हूँ। सेकंड केस जब भी होता है जिसमें भी फेयर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होता है, इसमें फेयर वैल्यू का कोई यूज़ ही नहीं होता है, नो यूज़। इसको देखना ही नहीं है, एकदम सीधा सीधी हटा देना एकदम। अगर फेयर वैल्यू ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, ये एकदम ध्यान देना है आपको क्वेश्चन में कि फेयर वैल्यू ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तभी ये अप्लाई होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल सा चीज़ है कि इसमें सेलिंग प्राइस 15 है और WDV 10 है, यानी कि सीधी बात है कि 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो 5 लाख का जो प्रॉफिट होगा, 5 लाख का प्रॉफिट, इसको डायरेक्ट PL में बुक कर देंगे, बुक्ड, यानी कि PL में क्रेडिट कर देंगे। ओके, चलिए अब मैं दूसरा केस दिखाता हूँ जिसमें फेयर वैल्यू वही 20 मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 10 और WDV मान लेते हैं 15। यानी सीधी सी बात है कि इसमें ये आपका सेकंड केस का सेकंड सब केस हो गया। तो इसमें सीधी सी बात है कि 5 लाख का लॉस हो गया, एक्स लॉस। ओके, तो इसे भी हम लोग जैसे पहले केस में PL में क्रेडिट किया, मतलब वो प्रॉफिट को क्रेडिट किया, तो इसे हम लोग PL में डेबिट कर देंगे। सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। और आपका थर्ड केस जो है, जो कि थोड़ा ट्रिकी है, इसे आपको बस याद रखना है। इसमें भी हम सेम ले लेते हैं 10 और 15, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि जो 5 लाख का जो लॉस है उसको इन फ्यूचर रीपेमेंट किया जाएगा। ठीक है, मीन रीपे किया जाएगा, मीन्स उसमें कोई भी, जैसे आपका फर्दर लीज जो है उसके रेंट को घटा देंगे हम 5 लाख से, ऐसा कुछ एग्रीमेंट अगर है
तो इसमें जो 5 लाख है, 5 लाख का लॉस है, उसे हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस के तरह दिखाएंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। तो इसमें सीधी सी बात है कि 2 - 3 करना है जब FB इज ग्रेटर देन SP। 2 - 3 करना है। अगर 2 - 3 अगर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है, और नेगेटिव आता है तो लॉस है। और एक चीज़ याद रखना है कि अगर कोई कंडीशन दिया हुआ है लॉस को आपका भरपाई करने के लिए, कि आपको जिसको आपने बेचा है सामान और उन्हीं से लीज बैक किया है, तो उसमें अगर लॉस को भरपाई करने का अगर कोई दिया हुआ है, तो आपको जो लॉस नेगेटिव जो लॉस आएगा उसको आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह दिखाना है, इसको बैलेंस शीट पे ले जाना है और ओवर द पीरियड इसको राइट ऑफ करना है। अब मैं आपको केस 3 समझाता हूँ। केस 3 ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है CA में दोनों के लिए। ये दोनों ये दोनों इंटर और फाइनल दोनों में बच्चे इसमें बहुत परेशान होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये केस 3। इसमें आपको थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। इसमें केस है सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू। ओके, तो इसमें हम उसी तरह जैसे सेकंड केस को समझा था उसी तरह थर्ड केस को भी समझते हैं। इसमें सेलिंग प्राइस जबकि क्योंकि ज़्यादा है तो हम लोग सेलिंग प्राइस को ऊपर रखते हैं, ठीक है। फिर फेयर वैल्यू, फिर WDV। ओके, तो सेलिंग प्राइस को हम लोग मान लेते हैं 20, क्योंकि फेयर वैल्यू से ज़्यादा है सेलिंग प्राइस, तो इसको मान लेते हैं 15, और WDV को मान लेते हैं 15। इसमें ये पहला केस है, ठीक है। इसमें फेयर वैल्यू और WDV सेम है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो उस एसेट का वैल्यू होना चाहिए था उतना ही आपने रिकॉर्ड किया, मतलब आपने एकदम सही तरीके से उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया, सब कुछ सही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर ये दोनों सेम है तो इसमें आपको सीधी 5 लाख का प्रॉफिट होगा। तो इस प्रॉफिट को आपको डायरेक्टली PL में बुक करना है करेंट ईयर पे। ओके, अब प्रॉब्लम जो शुरू होता है वो सेकंड केस से शुरू होता है। सिमिलरली अगर सेलिंग प्राइस, अगर WDV आपका ये होता, अगर इसमें लॉस भी आता तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होता, तब ये इसको माइनस कर देते हैं। ओके, मेन प्रॉब्लम जो होता है वो सेकंड सब केस से शुरू होता है। इसमें सेलिंग प्राइस तो होता ही है, सेलिंग प्राइस को 15 ले लेते हैं, और क्योंकि सेलिंग प्राइस से फिर FB कम है तो इसको 10 ले लेते हैं, और चलिए मान लेते हैं कि WDV 5 है, यानी कि मतलब जो फेयर वैल्यू होना चाहिए एसेट का हमारे बुक्स में उससे भी कम दिखाया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फेयर वैल्यू 10 है, मतलब 10 लाख होना चाहिए आपका एसेट का वैल्यू, और आपने 5 दिखाया, मतलब इसका मतलब आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया होगा, ठीक है, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, या फिर आपने गलत तरीके से रिकॉर्डिंग किया होगा। बेसिकली ये एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए ही होता है। तो ये इसमें जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है टोटल 10 लाख का, इसका 2 पार्ट होगा। ओके, इसका एक पार्ट होगा कि 10 - 5 जो आपने एक्सेस चार्ज कर फेयर वैल्यू से आपका कम है WDV, तो ये इसका जो होगा इसको आप इमीडिएटली PL पे चार्ज करेंगे। और सेकंड वाला जो है, जो आपका 15 - 10 हुआ, इसको डेफर करेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू इनकम। ओके, और थर्ड पॉइंट आपका ऑपोजिट है इसका, मतलब ये 20 मान लिए, ये 5 मान लिए, ये 10 मान लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फेयर वैल्यू तो मार्केट में आपके एसेट का बस 5 लाख है, लेकिन आपने 10 लाख में रिकॉर्ड कर रखा है, यानी कि आपने डिप्रिसिएशन बहुत कम चार्ज किया, जिससे आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा रह चुका है। तो इसमें आपको बस इसका ऑपोजिट करना है। इसमें आपका जो 5 लाख का जो आपने एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है, जो इसका और इसमें डिफरेंस है, इसको इमीडिएटली PL में चार्ज करना है। और जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है 10 से 20 का, ये 10 लाख को आपको डेफर्ड रेवेन्यू इनकम दिखाना है। ओके, बात सिंपल सा है।
आसान था, समझ में आ गया। लेकिन मैं आपको और सिंपल सा ट्रिक दिखाता हूँ। इसको मान लेते हैं अगर 1, इसको मान लेते 2, इसको मान लेते 3। इस केस में एक ही चीज़ करना है, 1 - 2 और 2 - 3। 1 - 2 को हमें डेफर करना है और 2 - 3 को हमें रिकॉग्नाइज करना है करेंट ईयर में, इन करेंट ईयर। थैंक यू। हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। देखिए इसको 1 - 2 को, ये 1 2 3 है, तो 1 - 2 को आपको डेफर करना है। इस केस में हर जगह यही आता है, यही मतलब ऐसा फंसना ही है इसमें। आँख बंद करके आप जाइए एग्ज़ाम में, 1 - 2 को डेफर करना है, 2 - 3 को करंट ईयर में दिखाना है, पीएल में चार्ज करना है। ओके। और सेकंड केस में बस, सेकंड केस में जिसमें फेयर वैल्यू ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, इसमें आपको बस 2 - 3 करना है। 1 का इसमें कोई यूज़ नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। चलिए, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और भी अच्छे ट्रिक्स मैं ले आऊँगा। इसके बाद मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के ट्रिक्स ले आऊँगा, स्पेशली मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ट्रिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सीए और सीएमए के लिए। थैंक यू।